नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा सीपीसीटी एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 12 है। इस वीडियो में हम सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक्सेल में फ्लोर फंक्शन किस श्रेणी के फंक्शन से संबंधित है। एक्सेल में फ्लोर फंक्शन किस श्रेणी के फंक्शन से संबंधित है। पहला क्वेश्चन हमसे एक्सेल से पूछा गया है कि एक्सेल में जो फ्लोर फंक्शन होता है वह किस कैटेगरी का फंक्शन होता है। एक्सेल में डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। एक्सेल में डेटा पर कैलकुलेशन करने के लिए और कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे पूछा गया है जो फ्लोर फंक्शन है यह किस कैटेगरी का फंक्शन है। यहां पर आपको एक साथ दो फंक्शन समझने हैं। एक तो हमसे पूछा गया है फ्लोर फंक्शन, एक होता है सीलिंग फंक्शन। एक होता है फ्लोर फंक्शन, एक होता है सीलिंग फंक्शन। दोनों से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है फ्लोर फंक्शन, एक होता है सीलिंग फंक्शन। हम दोनों को एक साथ समझेंगे। फ्लोर और सीलिंग दोनों ही फंक्शन मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी के फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन दोनों ही फंक्शन मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी के फंक्शन होते हैं। दोनों फंक्शन से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लोर का मतलब होता है नीचे बॉटम साइड पर, और सीलिंग का मतलब होता है ऊपर अप साइड पर। फ्लोर और सीलिंग फंक्शन दोनों ही फंक्शन किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। यदि वह नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर में वही नंबर दिया जाता है। लेकिन यदि नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो फ्लोर फंक्शन उस नंबर से छोटा एक नंबर हमें निकाल कर देगा जो कि पूरा डिवाइड हो जाए। जबकि सीलिंग फंक्शन क्या करेगा, यदि हमारा नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा तो उस नंबर से बड़ा एक ऐसा नंबर निकाल कर देगा जो कि पूरा डिवाइड हो जाता है। हम दोनों को समझते हैं। यहां पर जैसे हमने लिखा इक्वल फ्लोर, इसके बाद हमने यहां पर दिया 14,3। हमने फ्लोर फंक्शन में दो वैल्यू दी हैं, 14 और 3। मतलब यहां पर 14 में 3 से भाग देगा फ्लोर फंक्शन। जब हम 14 में 3 से भाग देंगे तो क्या 14 में 3 का पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 14 पूरा 3 से डिवाइड नहीं होगा। और फ्लोर फंक्शन लगा है, फ्लोर मतलब नीचे बॉटम साइड पर, तो 14 से छोटा एक ऐसा नंबर निकाल कर दिया जाएगा जो कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। मतलब आंसर आएगा 12 है। क्यों? क्योंकि 12 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है। तो फ्लोर फंक्शन एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा। यदि वह नंबर पूरा डिवाइड हो जाता है तो आंसर में वही नंबर रिटर्न होकर मिलता है। लेकिन यदि वह नंबर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो उस नंबर से छोटा एक ऐसा नंबर निकाल कर दिया जाता है जो पूरा डिवाइड हो जाता है। और यही काम यदि हम सीलिंग फंक्शन से करते, सीलिंग से, तो सीलिंग फंक्शन में जब हम 14 और 3 को देते तो यहां पर 14 फिर 3 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें आंसर मिलता 15 है। क्यों? क्योंकि 14 से बड़ा ऐसा नंबर 15 है जो कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो सीलिंग फंक्शन हमेशा आंसर को राउंड अप कर देता है, राउंड अप, जबकि फ्लोर फंक्शन आंसर को राउंड डाउन कर देता है। हम इन दोनों फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। चलते हैं एक्सेल पर। यदि हम एक्सेल में इक्वल फ्लोर फंक्शन को टाइप करें और यहां पर एक वैल्यू देते हैं 14,3, मतलब 14 को 3 से डिवाइड करेगा फ्लोर फंक्शन। यदि 14 पूरा डिवाइड हो गया 3 से तो आंसर 14 ही आएगा।
लेकिन यदि 14 3 से पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो 14 को कम करके एक ऐसा नंबर ढूंढा जाएगा जो 14 के सबसे पास होगा लेकिन 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। हम एंटर की को प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आंसर आया 12। क्यों? क्योंकि 12 3 से पूरा डिवाइड हो गया है, 14 डिवाइड नहीं हुआ था। इसी प्रकार से होता है सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन में भी हमने दिया 14,3। अब 14 को 3 से डिवाइड करेगा सीलिंग फंक्शन, लेकिन 14 तो 3 से पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो 14 से बड़ा एक ऐसा नंबर ढूंढा जाएगा जो 3 से पूरा डिवाइड हो जाए, वह होगा 15। यह होते हैं फ्लोर फंक्शन और सीलिंग फंक्शन, जो कि एमएस एक्सेल में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री कैटेगरी के फंक्शन होते हैं, जो कि हमसे पूछा गया था। यहां पर हमने एक साथ फ्लोर फंक्शन, सीलिंग फंक्शन, उनका उपयोग और उनकी कैटेगरी को समझा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हमें किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करना चाहिए? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हमें किस शॉर्टकट को उपयोग करना चाहिए? हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मतलब फॉन्ट ऑप्शन की विंडो, यदि हमें फॉन्ट ऑप्शन की विंडो ओपन करनी है तो हमें कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी होगी? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। एमएस वर्ड में हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं उस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव शो करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करना होता है। फॉन्ट ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, होम टैब में। और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को हम 3 प्रकार की शॉर्टकट की से ओपन कर सकते हैं, 3 प्रकार की। एमएस वर्ड में फॉन्ट की विंडो को 3 शॉर्टकट की से ओपन किया जा सकता है, कंट्रोल डी से, कंट्रोल शिफ्ट पी से और कंट्रोल शिफ्ट एफ से। एमएस वर्ड में फॉन्ट की विंडो, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स 3 शॉर्टकट की से ओपन हो सकता है, एक तो कंट्रोल प्लस डी से, एक कंट्रोल शिफ्ट पी से, एक कंट्रोल शिफ्ट एफ से। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड में। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड में हम जो टेक्स्ट टाइप करते हैं, इस टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है। फॉर्मेटिंग के लिए होम टैब में फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप, जहां पर फॉर्मेटिंग से संबंधित कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यदि हमें फॉन्ट की विंडो ओपन करनी है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो हम कंट्रोल डी का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डी से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए 3 शॉर्टकट की होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में वर्ड काउंट में नहीं दिखाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड में वर्ड काउंट में नहीं दिखाया जाता है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जब हम वर्ड काउंट की विंडो ओपन करते हैं तो वहां पर कौन सा ऑप्शन नहीं दिखता है? वर्ड काउंट क्या होता है? वर्ड काउंट एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, रिव्यू टैब में। और वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। वर्ड काउंट एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्राप्त होता है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। वर्ड काउंट हमारे डॉक्यूमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन को शो करता है। हमारे डॉक्यूमेंट की एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट। इस रिपोर्ट में यह जानकारी होती है कि हमारी फाइल में कितने पेज हैं, कितने पैराग्राफ हैं, हमने कितनी लाइन टाइप करी हैं, कितने शब्द टाइप करे हैं, कितने अक्षर टाइप करे हैं। यह रिपोर्ट शो करता है वर्ड काउंट। तो जब वर्ड काउंट की विंडो ओपन होती है उसमें टोटल 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन शो होती है, 6 प्रकार की। आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वर्ड काउंट की रिपोर्ट में कितने प्रकार की इंफॉर्मेशन शो की जाती है? 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन शो होती है, जिसमें
पेजेस की इंफॉर्मेशन होती है, वर्ड्स की इंफॉर्मेशन होती है, पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन होती है, लाइंस की इंफॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ड काउंट का जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें नंबर नाम का कोई विकल्प शो नहीं होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर वर्ड काउंट ऑप्शन होता है, जिसमें आपको 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन शो की जाती है। पेजेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स नो स्पेस, कैरेक्टर्स विथ स्पेस, पैराग्राफ और लाइंस। टोटल 6 प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन यहां पर नंबर की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। यही हमसे पूछा गया था। हम वर्ड काउंट को कंट्रोल शिफ्ट जी से भी ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंबर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग तकनीक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग तकनीक नहीं है? यह क्वेश्चन नेटवर्क से इंटरनेट से पूछा गया है, जिसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक के कुछ क्वेश्चन को समझा है। नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक का यूज नेटवर्क में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा को ट्रांसफर करने के लिए 3 प्रकार की नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक यूज होती हैं। एक होती है सर्किट स्विचिंग टेक्निक, एक होती है पैकेट स्विचिंग टेक्निक, एक होती है मैसेज स्विचिंग टेक्निक, लेकिन कंटेंट स्विचिंग नाम की कोई टेक्निक नहीं होती है। नेटवर्क में 3 प्रकार की स्विचिंग टेक्निक होती हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग, लेकिन कंटेंट स्विचिंग नाम की कोई टेक्निक नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट स्विचिंग नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक नहीं है। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का यूज किया जाता है। पैकेट स्विचिंग का इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कंटेंट स्विचिंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए दशमलव संख्या 128 के हेक्साडेसिमल समकक्ष क्या है? दिए गए दशमलव संख्या 128 के हेक्साडेसिमल समकक्ष क्या है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम से हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कंप्यूटर नंबर सिस्टम से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चंस को समझा है। यहां पर हमें एक डेसिमल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर, जिसको हमें हेक्साडेसिमल में बदलना है और आंसर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर में कितने प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं? कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, जिसका बेस होता है 2। इसमें केवल 0 और 1 ही स्टोर हो सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2 और इसमें केवल 0 और 1 नंबर स्टोर किए जाते हैं। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8। बेस होता है 8, इसमें 8 अक्षर हो सकते हैं जो कि 0 से लेकर 7 तक के होते हैं। इसमें 8 नंबर हो सकते हैं जो कि 0 से 7 तक होते हैं। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10। इसी का हमें क्वेश्चन दिया गया है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? 10। इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर किए जाते हैं। होते टोटल 10 हैं, लेकिन 0 से कहां तक के होते हैं? 9 तक के। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16। इसमें टोटल 16 डिजिट या 16 अक्षर हो सकते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। इसका बेस 16 है। इसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होंगे, 0 से लेकर 9 तक 10 हो गए नंबर। इसके बाद जो 10 होगा, 10 को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, 11 को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, 12 को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, 13 को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, 14 को
ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और 15 को एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है। इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर यूज होते हैं, लेकिन 10 से लेकर 15 तक ABCD या अल्फाबेट यूज किए जाते हैं। यह होते हैं 4 प्रकार के नंबर सिस्टम, उनके बेस और उनकी रेंज। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, जिसमें केवल 0 और 1 स्टोर होता है। ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, जिसमें केवल 0 से लेकर 7 तक के नंबर स्टोर होते हैं। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 10 और इसमें 0 से लेकर 9 तक के नंबर स्टोर होते हैं। चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 16, जिसमें 0 से लेकर 9 तक तो नंबर होते हैं और 10 से लेकर 15 तक ABCD यूज की जाती है। अब हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक डेसिमल नंबर है 128। इसको हमें किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। जब भी आपको कोई डेसिमल नंबर दिया जाए और हेक्साडेसिमल में बदलना हो तो आपको यहां पर 16 से भाग देना होगा, 16 से डिवाइड करना होगा। किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए हमें 16 से डिवाइड करना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा नंबर क्या है? 128 मतलब 128। इसमें हमें 16 से डिवाइड करना है, 16 से भाग देना है। जब हम इस नंबर में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो एक आएगा भागफल जिसे हम बोलते हैं क्वॉशेंट, जिसको हम यहां नीचे लिखेंगे, और एक आता है शेषफल। शेषफल जिसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो यहां पर हम रिमाइंडर भी लिख लेंगे। रिमाइंडर मतलब शेषफल, और एक आएगा भागफल जिसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमें यहां पर अब 128 में 16 का भाग देना है। 128 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 128 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 16 का भाग जब हम 128 में देंगे तो 8 बार में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। अब जो 8 है, इस 8 में भी हमें 16 का भाग देना है, तो 8 में तो 16 का भाग जाएगा नहीं, तो 8 भी हमारा शेषफल होगा। इसको भी हम यहां पर लिख लेंगे। पहले हमने 128 में 16 का भाग दिया, 8 बार गया, शेषफल आ गया 0। शेषफल को यहां लिख लिया। फिर जो 8 बचा है, इसमें भी हमने 16 का भाग दिया। अब 16 का भाग 8 में जाएगा नहीं, तो यह भी हमारा शेषफल है। मतलब हमारा पहले शेषफल आया 0, फिर शेषफल आया 8। अब जो शेषफल है इसको नीचे से ऊपर की तरफ हमें लिख देना है। तो हमारा जो आंसर है वह हो जाएगा 80। 80 हमारा आंसर है। मतलब जो हेक्साडेसिमल होगा वह होगा 80। हम इसको एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन से यह आपको क्लियर ना हो, तो हम एक और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और इस डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में बदलना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाता 105, 105। यह एक डेसिमल नंबर है और हमें इसे किस में बदलना है? हेक्साडेसिमल में। तो 105 में पहले आप 16 का भाग देंगे। जब 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है? 16 छंग 96 तक जा सकता है। 6 बार भाग जाएगा, 6 बार भाग जाएगा, 16 छंग 96। और शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 96 तक तो भाग चला गया। 4 और 5 9 हमारा शेषफल बच जाएगा 9। अब 9 शेषफल बचा तो हमने यहां लिख लिया। अब हमें इस 6 में भी 16 का भाग देना है, तो क्या 6 में 16 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो 6 भी हमारा शेषफल होगा। फिर हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 69। 69 जो 69 है यह हेक्साडेसिमल में आ गया, मतलब बेस होगा 16, जबकि डेसिमल में कितना था? 105। आप इसको अपने कंप्यूटर पर चेक भी कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर पर कैलकुलेटर को ओपन करना है, कैलकुलेटर को, और कैलकुलेटर में एक व्यू होता है प्रोग्रामर व्यू। जब आप कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो कैलकुलेटर में इस मेनू पर क्लिक करें और यहां से ओपन कर लें आप प्रोग्रामर कैलकुलेटर। यहां पर अब आप कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया 105, जो कि किसमें था? डेसिमल में। तो यहां पर आप डेसिमल सेलेक्ट करें, नंबर था हमारा 105, और इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू देखिए आप कितनी आ रही? हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रही है 69, जो कि हमने कैलकुलेट किया। इसके पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें हमारा डेसिमल नंबर क्या था? 128। तो डेसिमल को सिलेक्ट करें, 128 यह डेसिमल नंबर है और इसका हेक्साडेसिमल क्या आ गया? 80। तो आप इस प्रकार से किसी भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए 80। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड रिबन में हेडर और फुटर विकल्प कहां पर पाए जाते हैं? एमएस वर्ड रिबन में हेडर और फुटर विकल्प कहां पर पाए जाते हैं? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड में जो हेडर फुटर ऑप्शन है वह कहां पर उपलब्ध होता है। हेडर फुटर क्या होता है? हेडर फुटर जब हम एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कोई पेज बनाते हैं, तो पेज में आपने देखा होगा हम पूरे पेज पर टाइपिंग नहीं कर सकते हैं। पेज के चारों साइड पर, पेज के चारों तरफ कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। यह खाली स्थान कहलाते हैं मार्जिन। पेज पर बाय डिफॉल्ट 4 प्रकार के मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। जब हम पेज तैयार करते हैं तो पेज के ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है, यह कहलाते हैं मार्जिन। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं बेसिक, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग के काम में आता है। पेज का जो टॉप मार्जिन होता है इसे कहा जाता है हेडर, और पेज का जो बॉटम मार्जिन होता है इसे कहा जाता है फुटर। मतलब हेडर और फुटर पेज के 2 मार्जिन होते हैं। पेज के टॉप मार्जिन को कहा जाता है हेडर, पेज के बॉटम मार्जिन को कहा जाता है फुटर। हेडर और फुटर पेज में डॉक्यूमेंट से संबंधित अतिरिक्त जानकारी को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं। यदि हमें पेज पर फाइल का नाम, डेट, टाइम, पेज नंबर, ऑथर का नाम, इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन शो करनी है तो हम हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। इंसर्ट टैब में, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर नाम का विकल्प ओपन होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। जब हम इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर एक अलग से ग्रुप होता है हेडर एंड फुटर। यहां से हम हेडर को भी यूज कर सकते हैं और फुटर को भी यूज कर सकते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट टैब। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल मर्ज के पहले चरण में क्रिएट के लिए डॉक्यूमेंट प्रकारों को चुने के अंतर्गत रेडियो बटनों की संख्या कितनी होती है? मेल मर्ज के पहले चरण में क्रिएट के लिए डॉक्यूमेंट प्रकारों को चुने के अंतर्गत रेडियो बटनों की संख्या कितनी होती है? यह क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित है। हमने प्रीवियस वीडियोस में भी मेल मर्ज टॉपिक से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किया है। मेल मर्ज टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि मेल मर्ज टॉपिक से कुछ क्वेश्चन अब पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। मेल मर्ज क्या है? मेल मर्ज एमएस वर्ड का एक बहुत ही पावरफुल फीचर है, जो कि सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपी क्रिएट करनी है तो हम मेल मर्ज का यूज कर सकते हैं। मेल मर्ज एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर करने के लिए यूज किया जाता है। मेल मर्ज के द्वारा हम एक ही प्रकार की जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन एमएस वर्ड के मेलिंग्स टैब में प्राप्त होता है, मेलिंग्स टैब में। और मेल मर्ज के द्वारा लेटर बनाए जा सकते हैं, लेबल बनाए जा सकते हैं, एनवेलप बनाए जा सकते हैं। जो मेल मर्ज है इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से भी यूज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज की पूरी प्रक्रिया को हम स्टेप बाय स्टेप भी यूज कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड में टोटल 6 स्टेप होते हैं, 6 स्टेप, जिसका पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना। मेल मर्ज विजार्ड का पहला स्टेप क्या होता है? डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना। जो पहला स्टेप होता है इसमें हमें डॉक्यूमेंट के कुछ प्रकार दिए जाते हैं। हमसे पूछा गया है कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, वहां पर होते हैं 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट, 5 प्रकार के। मेल मर्ज का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है मेल मर्ज विजार्ड, उसका पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट टाइप का सिलेक्शन करना। वहां पर हमें टोटल 5 प्रकार के रेडियो बटन दिए जाते हैं, मतलब 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट के टाइप शो होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसे हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड के
मेलिंग स्टेप में यहां पर स्टार्ट मेल मर्ज नाम का एक ऑप्शन होता है जिसमें लास्ट स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। यह टोटल 6 स्टेप में कंप्लीट होता है और पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना। जब हम डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर टोटल 5 रेडियो बटन होते हैं, लेटर बनाने के लिए, ईमेल मैसेज बनाने के लिए, एनवेलप्स बनाने के लिए, लेबल बनाने के लिए या डायरेक्टरी बनाने के लिए। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो यहां पर टोटल 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं, 5 रेडियो बटन होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स में नई फाइल बनाने के लिए निम्न में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइनेक्स में नई फाइल क्रिएट करने के लिए निम्न में से कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स से यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल भी है। लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे पूछा गया है लाइनेक्स में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग किया जाता है। वह कमांड है कैट कमांड, इको कमांड और टच कमांड। लाइनेक्स में फाइल को बनाने के लिए मल्टीपल टाइप की कमांड यूज होती हैं, जिनमें से कुछ कमांड कौन कौन सी हैं? कैट कमांड, इको कमांड और टच कमांड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लाइनेक्स में हम 3 कमांड से फाइल बना सकते हैं, कैट, इको और टच। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए एक खतरा है। निम्न में से कौन सा डेटा सुरक्षा के लिए एक खतरा है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। हमें यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा एक डेटा सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। थ्रेट मतलब खतरा है। यहां पर ब्राउजर तो एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करते हैं। एनिमेशन तो एक ग्राफिक्स होता है जो कि ऑटोमेटिक चेंज होता है। एपलेट जावा का एक फीचर है जिससे हम जावा प्रोग्राम को इंटरनेट पर रन कर सकते हैं। मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिशिंग। फिशिंग एक साइबर अटैक है, साइबर क्राइम है जो कि ईमेल या मैसेज के माध्यम से किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फिशिंग। फिशिंग एक साइबर क्राइम है, एक साइबर अटैक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिशिंग एक साइबर खतरा होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप वर्ड फाइल को ब्राउजर पर माय पेज शीर्षक से कैसे पब्लिश करेंगे। आप वर्ड फाइल को ब्राउजर पर माय पेज शीर्षक से कैसे पब्लिश करेंगे। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उस फाइल को यदि हमें ब्राउजर पर, ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर जिसमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन किया जाता है, ब्राउजर पर माय पेज टाइटल के साथ कैसे पब्लिश करेंगे। क्वेश्चन एमएस वर्ड का है और एमएस वर्ड को यहां पर इंटरनेट से जोड़कर हमसे पूछा गया है। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .docx। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .docx। हमसे बोला गया है एमएस वर्ड की फाइल को ब्राउजर पर पब्लिश करना है और ब्राउजर पर कौन सी फाइल ओपन होती हैं? .html या .htm, जिन्हें हम वेब पेज भी कहते हैं। ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। तो यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल को वेब ब्राउजर में माय पेज टाइटल के नाम से पब्लिश करना है तो हम कैसे करेंगे। यहां पर हमसे यह पूछा गया है कि एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज के रूप में कैसे सेव किया जाएगा, क्योंकि वेब पेज कहां ओपन होता है? वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम,
ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, कई प्रकार के होते हैं। ब्राउजर का यूज वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हमें एमएस वर्ड की फाइल को एक वेब पेज के रूप में सेव करना है तो कैसे करेंगे? ऑप्शन नंबर ए क्या है? फाइल को पीएनजी एक्सटेंशन के रूप में सहेजें। फाइल को पीएनजी एक्सटेंशन से सेव कर दें, यह तो नहीं होगा। पीएनजी तो ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, ग्राफिक्स में यूज होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। दूसरा क्या है? माय पेज के नाम से इंटरनेट पर वर्ड फाइल को अपलोड करें, यह भी नहीं है। माय पेज के नाम से इंटरनेट पर वर्ड फाइल को अपलोड करें, हमें तो एमएस वर्ड की फाइल को वेब पेज के रूप में सेव करना है, यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? टाइटल माय पेज के रूप में फाइल सेव कर दें, यह भी गलत है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फाइल मेनू पर जाना होगा, सेव एज पर क्लिक करना होगा। सेव एज मतलब पहले से सेव फाइल को नए नाम से सेव करना। सेव एज टाइप से वेब पेज को चुनना होगा और फाइल का नाम देकर फाइल को क्या करना होगा? सेव करना होगा। यह हमारा आंसर है। एमएस वर्ड की फाइल को हम सेव एज करेंगे। सेव एज मतलब दोबारा सेव करेंगे और सेव करते समय सेव एज टाइप में क्या सिलेक्ट कर देंगे? वेब पेज। वहां पर हम अपना एक टाइटल दे देंगे माय पेज और फिर फाइल को सेव कर देंगे। यही हमारा आंसर है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में जो फाइल बनती है बाय डिफॉल्ट वह होती है .docx फाइल। यदि हमें इसे एक वेब पेज के रूप में सेव करना है तो हम फाइल मेनू पर जाएंगे, यहां पर हम सेव एज ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और हमसे पूछा जाएगा फाइल को कहां पर सेव करना। तो फॉर एग्जांपल हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और फाइल को सेव करते समय सेव एज टाइप में बाय डिफॉल्ट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको बदलकर हमें करना पड़ेगा वेब पेज। मतलब हमारी फाइल अब एक वेब पेज के रूप में सेव होगी और हम यहां पर इसका टाइटल दे देंगे माय पेज। नाम क्या दे देंगे हम फाइल का? माय पेज। और हम फाइल को सेव कर देंगे। अब हमारी जो फाइल सेव होगी वह एक वेब पेज के रूप में सेव हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? निम्न विकल्पों में से सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट क्या है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है और यहां पर आपको एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे पूछा गया है सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है। आपको यहां पर सब स्क्रिप्ट को भी समझना है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट को भी समझना है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं और फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन होते हैं जो कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? किसी टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिख देना। जैसे हमने लिखा CO2 तो 2 थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट। टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना कहलाता है सब स्क्रिप्ट। जैसे हमने लिखा SO4 तो 4 थोड़ा सा नीचे लिखा जाएगा, यह कहलाता है सब स्क्रिप्ट, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+इक्वल। कंट्रोल+इक्वल सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। जबकि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना। जैसे हमने लिखा A² तो जो 2 है वह थोड़ा सा ऊपर लिख गया, यह कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल+। कंट्रोल++ सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, कंट्रोल= सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। सब स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखना, सुपर स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर लिखना। यह दोनों ही ऑप्शन एमएस वर्ड के होम टैब में प्राप्त होते हैं, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होते हैं। हम दोनों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे कि हमने यहां पर लिखा CO2 तो आप देखेंगे अभी हमारा पूरा टेक्स्ट एक ही लेवल पर लिखा गया है, सेम लेवल पर लिखा गया है। अब यदि हमें 2 को थोड़ा सा नीचे लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप के अंदर सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। सब स्क्रिप्ट से क्या होगा? जो भी टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है वह नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे लिख जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+इक्वल। कंट्रोल+इक्वल। जबकि एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे हमने लिखा A2
आप देखेंगे ए और 2 एक ही लेवल पर लिखा है, हमें 2 को थोड़ा सा ऊपर लिखना है तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर टाइप करता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो यहां पर हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का इस्तेमाल ब्लैंक का उपयोग करके फाइलें एक कंप्यूटर से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट का इस्तेमाल ब्लैंक का उपयोग करके फाइलें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए किया जा सकता है। यहां पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इंटरनेट के द्वारा ब्लैंक का उपयोग करके किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं। यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी इस प्रकार के क्वेश्चन को समझा है कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को ट्रांसफर करने के लिए एफटीपी का यूज किया जाता है। एफटीपी जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क में या इंटरनेट पर किसी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आपको 3 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एफटीपी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज में हाइबरनेट से क्या तात्पर्य है? विंडोज में हाइबरनेट से क्या तात्पर्य है? विंडोज का एक फीचर होता है हाइबरनेट, वह क्या होता है हमें यहां पर बताना है। विंडोज में हाइबरनेट से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर को सेफ मोड में रीस्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड में रीस्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर सी क्या है? वर्तमान में चालू सभी एप्लीकेशनों को बंद करके कंप्यूटर को शट डाउन करना। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वह है पावर ऑफ मोड, जिसमें कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया काम सुरक्षित रहता है। यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हाइबरनेट क्या करता है? हाइबरनेट एक पावर ऑफ मोड होता है, मतलब कंप्यूटर को ऑफ करता है, जिसमें कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया काम पहले सेव हो जाता है। मतलब जब आप कंप्यूटर को हाइबरनेट करेंगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ तो होगा, लेकिन ऑफ होने से पहले आपके कंप्यूटर पर जो जो फाइल ओपन होती हैं उनको सेव कर दिया जाता है। मतलब ओपन प्रोग्राम को, ओपन फाइल को सेव करने के बाद कंप्यूटर को ऑफ करता है। कौन सा मोड? हाइबरनेट मोड। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाइबरनेट में क्या होता है? हाइबरनेट पावर ऑफ मोड है, जिसमें कंप्यूटर पर सबसे अंत में किया गया काम पहले सेव होगा, उसके बाद कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल के ब्लैंक में एक या अधिक वर्कशीट्स होती हैं। एमएस एक्सेल के ब्लैंक में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल से पूछा गया है, जो कि बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल के ब्लैंक में एक या अधिक वर्कशीट होती हैं। एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो कि डेटा को रो और कॉलम में अरेंज करने के लिए यूज किया जाता है। वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट होती है एक्सेल का पेज। एक्सेल में क्रिएट होने वाले पेज को वर्कशीट कहा जाता है, जबकि एक्सेल की फाइल को कहा जाता है वर्कबुक। एक्सेल की फाइल को क्या कहा जाता है?
वर्कबुक एक्सेल की फाइल होती है और एक वर्कबुक में सिंगल या मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। एक्सेल की फाइल कहलाती है वर्कबुक मतलब एक्सेल की फाइल जो कि सिंगल या मल्टीपल वर्कशीट मतलब पेज का ग्रुप होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक सिंगल या मल्टीपल वर्कशीट का ग्रुप होती है। वर्कबुक कहलाती है एक्सेल की फाइल जिसका डिफॉल्ट नेम होता है बुक 1। एक्सेल की फाइल वर्कबुक होती है जिसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है बुक 1। वर्कशीट होता है एक्सेल का पेज जिसका डिफॉल्ट नेम होता है शीट 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक। एक वर्कबुक में एक या अधिक वर्कशीट हो सकती हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति ब्लैंक प्रति सेकंड में मापी जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की गति मतलब स्पीड ब्लैंक प्रति सेकंड में मापी जाती है। यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को किस प्रकार नापा जाता है यह हमें यहां पर बताना है। प्रिंटर का क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का क्वेश्चन है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इंपैक्ट प्रिंटर जो कि प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है, आवाज अधिक करता है और इसकी स्पीड को सीपीएस में नापा जाता है। सीपीएस मतलब कैरेक्टर्स पर सेकंड। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है, लो क्वालिटी का प्रिंटर आउट देता है, प्रिंटिंग करते समय साउंड अधिक करता है और इसकी स्पीड को सीपीएस में मापा जाता है। सीपीएस मतलब कैरेक्टर्स पर सेकंड। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैरेक्टर्स प्रति सेकंड में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को मापा जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रकार का कोई काम संपन्न करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया गया एक विशिष्ट निर्देश क्या कहलाता है? किसी भी प्रकार का कोई काम संपन्न करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को दिया गया एक विशिष्ट निर्देश क्या कहलाता है? हमसे पूछा गया है कि कंप्यूटर पर कोई भी काम कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम को हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, स्पेशल टाइप के इंस्ट्रक्शन देते हैं, वह क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं प्रोग्राम, जिसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, जिसे हम एप्लीकेशन भी कहते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। तो हार्डवेयर तो होती हैं कुछ फिजिकल डिवाइस, और सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों का समूह कहलाता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइस के माध्यम से किसी वर्क को कंप्लीट करता है, लेकिन हार्डवेयर अकेला किसी काम का नहीं है, उसके लिए सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है। सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसे हम प्रोग्राम भी कहते हैं, एप्लीकेशन भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यह चारों ही ऑप्शन इनपुट डिवाइस हैं। चारों ही ऑप्शन इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? ऐसी डिवाइस जिनके द्वारा डेटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, डेटा को कंप्यूटर में भेजा जाता है। ट्रैक बॉल, स्कैनर, माउस, जॉयस्टिक चारों ही इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है इनमें से एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी डिवाइस होती हैं? जिनके माध्यम से हम स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, वह कहलाती हैं पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, यह होती हैं पॉइंटिंग डिवाइस। लेकिन स्कैनर पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस तो है जो कि
हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदल देता है। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलता है, लेकिन स्कैनर एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस तो है लेकिन पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट होता है, हार्डवेयर पार्ट जो कि सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर होता है। सिस्टम यूनिट या कैबिनेट के अंदर कंप्यूटर में एक होता है मॉनिटर, और मॉनिटर के साथ एक कनेक्ट होता है बॉक्स जिसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट, जिसे कहा जाता है कैबिनेट। इसके अंदर लगा होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें रैम, रोम, सीपीयू कई प्रकार की डिवाइस कनेक्ट होती हैं। हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को मदरबोर्ड से कनेक्ट किया जाता है। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और अन्य चिप शामिल होते हैं वह कहलाता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर पार्ट है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सिस्टम यूनिट या कैबिनेट में फिट होता है, और मदरबोर्ड से कई प्रकार के हार्डवेयर पार्ट को कनेक्ट किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोमेट्रिक्स की मानक प्रक्रिया को एक से अधिक बायोमेट्रिक विधियों जैसे कि फिंगरप्रिंट के साथ आंख की पुतली के स्कैन के संयोजन से और अधिक जटिल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बायोमेट्रिक्स की मानक प्रक्रिया को एक से अधिक बायोमेट्रिक विधियों जैसे कि फिंगरप्रिंट के साथ आंख की पुतली के स्कैन के संयोजन से और अधिक जटिल बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यह क्वेश्चन बायोमेट्रिक डिवाइस से पूछा गया है। बायोमेट्रिक डिवाइस, बायोमेट्रिक डिवाइस कौन सी होती हैं? बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जिनका उपयोग फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के लिए, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करने के लिए, फेस डिटेक्ट करने के लिए, आंख की पुतली मतलब रेटिना को स्कैन करने के लिए, या यूजर की वॉइस मतलब आवाज को स्कैन करने के लिए किया जाता है। बायोमेट्रिक डिवाइस कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं जो कि यूजर के थंब एक्सप्रेशन को, फिंगरप्रिंट को, फेस को, रेटिना को या वॉइस को इनपुट करके स्कैन करने के लिए यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है जो बायोमेट्रिक की मानक प्रक्रिया है उसमें यदि हम एक से अधिक बायोमेट्रिक मेथड यूज करें, जैसे कि फिंगरप्रिंट के साथ आंख की पुतली भी स्कैन करें, मतलब यदि किसी यूजर का हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी यूजर की पहचान करनी है, अभी तक हम केवल उसके फिंगरप्रिंट को स्कैन करते थे, अब फिंगरप्रिंट के साथ हमें उसकी आंख की पुतली मतलब रेटिना को भी स्कैन करना है, तो यह क्या कहलाता है? यदि हम किसी यूजर की आइडेंटिफिकेशन को चेक करने के लिए, पहचान को चेक करने के लिए एक से अधिक मेथड यूज करेंगे तो वह कहलाता है मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक्स सिस्टम। मल्टी मॉडल मतलब एक से अधिक मेथड का उपयोग करके यूजर की पहचान को चेक करना, यूजर की आइडेंटिफिकेशन को एक से अधिक मेथड से चेक करना क्या कहलाएगा? मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम। मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस का कार्य नहीं है? एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस का कार्य नहीं है। बस क्या होती है? बस कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की बस यूज की जाती हैं जो कि डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। बस कंप्यूटर में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती हैं। हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम बस का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है डेटा शेयरिंग। यह तो बस का कार्य होता है, एड्रेसिंग भी होता है
और पावर भी होता है, लेकिन मेमोरी को डिस्क से जोड़ना यह सिस्टम बस का कार्य नहीं होता है। मेमोरी को डिस्क से जोड़ता है, यह सिस्टम बस का कार्य नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।